नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ता अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। हालांकि दोनों सार्वजनिक मंच पर सब ठीक की बात कहते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखा गया है जब दोनों के बयान आपसी व्यवहार में आपसी खींचता नजर आई है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को निर्मल यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, देखते हैं गहनता से, उसकी बारीकियों से उनकी जानकारी रखते हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टेट मिरर में। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टेट मिरर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निर्मल जी, उत्तर प्रदेश में हम जिस तरह देखते हैं, दो बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। दोनों ही अलग अलग धड़ों से आते हैं और दोनों की राजनीति उत्तर प्रदेश में सर सर कर बोलती है। लेकिन दोनों के बीच कई बार ऐसी खींचतान देखने में आती है जब बयान कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाते हैं दोनों के लिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य हो। अभी हाल ही हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो, निर्मल जी, जिस तरीके से बयान हमने देखे हैं अभी माघ मेला को लेकर शंकराचार्य जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ ने उनको बोला कानलेमी रूबी कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वहीं उसके अगले ही दिन केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, हम क्षमा मांगते हैं उनसे, अगर कुछ गलत हुआ है तो अधिकारियों के साथ जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही काट दिया उन्होंने। तो ये लगातार बयान सामने आते रहते हैं, आप किस तरह देखते हैं इन बयानबाजियों को? जितेंद्र जी, यूपी की राजनीति को अगर हम देखें तो इसकी नजर जो है ना यूपी पर पूरे देश की होती है और राजनीति का एक केंद्र बिंदु हमेशा से रहा है। और खासतौर से 2017 के बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी राजनीति योगी आदित्यनाथ को केंद्रित करके की जा रही थी। और योगी सेंट्रिक पॉलिटिक्स जब हो रही थी तो यूपी की थोड़ा सा हमें जनसांख्यिकी जो इक्वेशंस हैं उनको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चूंकि 50% आबादी ओबीसी को बिलोंग करती है। केशव प्रसाद मौर्य उसका एक चेहरा बनने की, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा ओबीसी चेहरा कौन हो, अगर जब इसकी तलाश होती है तो केशव प्रसाद मौर्य पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी स्वाभाविक पसंद बनते हैं। बहुत हद तक आप देखें 2017 के बाद से जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का पद न दिया जाना, इसके बाद योगी आदित्यनाथ को जो है सत्ता सौंपना, तो उनके साथ में कई सारे राजनीतिक समीकरण हैं जो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जुड़े हुए थे। और 2017 से ये लगातार काम कर रहे हैं। भगवा राजनीति पूरे देश में इस समय हम देखें तो चर्चाओं में है, हावी भी है। और उत्तर प्रदेश से ही इस भगवा राजनीति का एक तरह से सूत्रपात होता है और योगी उसके इंजन बने हुए हैं। सूत्रधार है बिल्कुल बाकी उसके। तो ये जितने और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चाहे ओबीसी वर्ग के हों या एससी एसटी से आते हों या माइनॉरिटी से भी कुछ नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लखनऊ की राजनीति में खास तौर से। तो ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा जोर रहता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अब बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है पूरे देश में और खासतौर से हिंदी पट्टी की जब हम बात करते हैं तो सेचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को अगड़े वर्गों की जो है वो पार्टी माना जाता रहा है, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी इसको कहा जाता रहा है। मोदी और अमित शाह की जो टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से पूरे देश के राजनीतिक फलक पर लेकर आई है, तो अब इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी की इस छवि को तोड़ना। और इसीलिए आप लगातार देख रहे होंगे कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या तमाम दूसरे पदों को लेकर भी इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में कैसे ओबीसी का एक स्थापित नेता बनाया जाए, इसको लेकर पार्टी नेतृत्व लगातार कोशिश करता रहा है। लेकिन मैं एक बात जो बड़ी प्रमुखता से महसूस कर रहा हूं पिछले 7-8 सालों से, केशव मौर्य की राजनीति करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है योगी की। अगर हम योगी से उनकी तुलना करें, योगी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। योगी के जो बयान है वो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को बख्शने वाले नहीं है। नहीं या होते। आज अगर हम जो संतों की राजनीति देख रहे हैं, ये हालांकि मैं निजी तौर पर इसको मानता हूं कि भारत की राजनीति के लिए ये एक अच्छा समय नहीं चल रहा है, जबकि साधु संत राजनीति के विमर्श में आ रहे हैं। और ऐसे में योगी ने उनको भी नहीं बख्शा है। तो अब दो नजरिए से हम इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। पहला, संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, तो निश्चित रूप से केशव मौर्य चूंकि बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व वाले जो है वो नेता है, उनके कभी आपने ऐसे बयान नहीं देखे होंगे कि उन्होंने किसी को टारगेट किया हो। हाँ, एक अपवाद अखिलेश यादव जरूर है। अखिलेश को बिल्कुल। वो बार बार टारगेट करते हैं और बहुत ही चुटीले अंदाज में करते हैं, कभी भी उन्होंने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।
और आपस में एक दूसरे के लिए जो कटाक्ष होते लेकिन हैं लेकिन उसके निर्मल जी, पीछे सवाल ओबीसी सवाल की मेरा यही राजनीति। था, सवाल मेरा यही था, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं। लेकिन जिस जी तरीके से योगी आदित्यनाथ और इनके जो बयान हैं कहीं ना कहीं आपस में मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे की कटाक्ष करते रहते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता है और सवाल खड़े करता है कि क्या दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि ओबीसी के बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री इनको बनना था 2017 में, सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। तब से ही लोग इन दोनों के बीच में उन्होंने देखा है कि जो खींचतान है, जो रवैया है एक दूसरे के प्रति, बहुत पॉजिटिव नहीं रहा, सकारात्मक नहीं रहा है। और उसके कई बयानबाजी हमने देखी भी है और उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अभी की शुरुआत है, ये पहले से चलता आ रहा है ऐसा। अगर हम योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो 2017 के बाद से निश्चित रूप से विद इन द पार्टी यानी बीजेपी के अंदर दो धड़े हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य चूंकि पूर्वांचल के उस इलाके से आते हैं जो हमेशा से बीजेपी का एक गढ़ रहा है, और इलाहाबाद प्रयागराज का ये जो इलाका है जहां से पिछला विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हार भी गए थे। हार गए थे और उनको। इस चुनाव की हार के पीछे बहुत बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जो है इसकी तोहमत मढ़ी गई, बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल गलियारों में बिल्कुल। बड़ी चर्चाएं भी हुई। इवन पार्टी के मंच पर इस मुद्दे को उठाया गया, जब पार्टी में चुनाव की समीक्षा की गई तो भी ये बातें छन कर सामने आई कि ये शिकायत की गई थी। तो ये एक टकराव है निश्चित रूप से, और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल के अंदर इस तरह का नेताओं के बीच में आंतरिक टकराव होता है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी एक संकेत है। लेकिन दोनों नेताओं ने अपनी मर्यादा का ख्याल रखा है, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो इस टकराव को एक तरह से उस पर उसकी पुष्टि करता हो। या आगे लेकिन बढ़ा दे ये जो उसको, स्वामी, पार्टी के नुकसान, कहीं पार्टी को नुकसान करे, ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप देखें, जब जब केशव मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दिल्ली में होती है, उसके विद इन 24 या 48 आवर्स, 24 से 48 घंटों के बीच में ब्रजेश पाठक पीछे से जाते हैं और वो भी मुलाकात करके आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। संतुलन इस बार बनाने की कोशिश हुई थी 2022 में जब यूपी में सरकार बनी बीजेपी की। तब सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उनके साथ में ब्रजेश पाठक को भी बनाया गया। और ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का एक चेहरा है। बड़ा और चेहरा है। चूंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि वे ठाकुरवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। लखनऊ में और खासतौर से सेक्रेटरिएट में जो लोक भवन जिसको कहते हैं, वहां अगर आप देखें तो चाहे वो आईएएस अधिकारियों की तैनाती हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जो सचिवों का अमला है, प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, उन सब में तैनाती हो, तो वहां भी ठाकुरवाद साफ तौर पर और दिखता है। और यही इस कारण आरोप है कि से निर्मल जी, हमने देखा है कि जिस तरीके से अलग अलग समाज के लोगों ने मीटिंगें की हैं, अपना संगठन को सामने आना पड़ा, चेतावनी देनी पड़ी। हमने देखा किस तरीके से पिछले साल अगस्त में ठाकुरों ने, एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने मीटिंग की, उसका ब्राह्मण समाज के लोगों ने मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो समाज है, बड़ा समाज है, बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, दोनों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हाँ, हम जिस तरीके से अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अगर हमको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाएगा या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। एक संदेश देने का प्रयास उन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल ही में लखनऊ में एक डिनर पार्टी हुई थी जो बहुत चर्चा में रही। वो बिल्कुल। ब्राह्मण विधायकों को बुलाकर उनको जो है खाने पर उसी की न्योता चर्चा दिया कर रहा गया था कि था। और दोनों के ये साथ दोनों समाज जिस तरीके से मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, संदेश मुख्यमंत्री को बिल्कुल। पहुंचाया जा रहा है। तो बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो चाहे ठाकुर और ब्राह्मणों का हो, और उसके बरक्स अगर आप देखें तो ओबीसी को लेकर भी एक लामबंदी चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे के सारे घटनाक्रम बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसमें बिल्कुल बिल्कुल। विपक्षी दल के जो नेता हैं या विपक्षी दल हैं उनको कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा है। ये बीजेपी की एक इंटरनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरे जो दल हैं वो इसको टकराव के रूप में जरूर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मतदाता वर्ग है, यानी अगर आप देखें यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, यानी कहा जाता है कि रिक्शे वाला भी राजनीतिक तौर पर बहुत समझदार और बहुत ही समझदार है और अवेयर हो। जानकारी रखता है। बिल्कुल। तो इस मामले में आप देखें तो मैसेजिंग बहुत ही सधे हुए तरीके से हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ओबीसी समाज में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो बाहुल्य है वो यादव और कुर्मी का है पूरे कुर्मी का यूपी है। में। इसके बाद बिल्कुल। दूसरा, जबकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कुशवाहा वर्ग, यानी जो सब्जियों का काम करने वाले किसान होते हैं, उस उनके समुदाय उनको से उस आते वर्ग से हैं। आते हैं।
बिल्कुल। और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ना तो किसी बड़े यादव चेहरे को आगे बढ़ाया, ना ही किसी कुर्मी चेहरे को। स्वतंत्र देव सिंह जरूर एक कुर्मी नेता हैं, लेकिन वो अपने आप को योगी आदित्यनाथ के पिछलग्गू नेता की छवि से बाहर नहीं निकाल पा नहीं रहे निकाल हैं। पाए हैं, वो बिल्कुल। पूरी तरीके से उनके फॉलोअर हैं और उसी टीम का वो कोर टीम का हिस्सा भी है। या इसलिए मजबूरी है पार्टी सर यदि उनकी, कुछ लोग, कुछ नेताओं की मजबूरी है कि पिछलग्गू बन के बिल्कुल रह जाएं। नेताओं के, बड़े नेताओं की, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो बिल्कुल या योगी आदित्यनाथ हो या दिनेश दुर्गे पाठक हो, तमाम जो नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं जुड़ना भी जो मजबूरी है उनकी, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, उनका जो स्थान है वो बना रहे पार्टी में। बिल्कुल। चूंकि जो यूपी की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो अब जातिगत इक्वेशंस जो है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ रही हैं। बिल्कुल। आपने अगर ध्यान दिया हो तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी पीडीए का एक बड़ा मंत्र जो है वो लेकर चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के साथ ही 2022-23 में उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से उनका जो एजेंडा था वो पीडीए था। यानी वो अपनी पार्टी की जो छवि है वो यादवों की पार्टी से बाहर लेकर आना चाहते हैं। यानी एक बात अब सभी राजनीतिक दलों को ये समझ में आ रही है कि सभी के लिए एक तरह से सैचुरेशन की राजनीति है ये। सबने बिल्कुल। अपना अपना पीक देख लिया है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को देखें, जो यूपी की बड़ी राजनीतिक ताकत रही है, वो दलितों की राजनीति करने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए सारे प्रयास किए। यूपी में अखिलेश यादव भी अब अपने आप को यादवों से बाहर लाना चाहते हैं और बीजेपी सर्व समाज की पार्टी कहलाना चाहती है। कहना तो चाहती है। यही वजह है कि इन सभी नेताओं में आपस में अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इतनी बयानबाजियां जरूरी हैं। इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये जो मामला है, आप अगर इसको देखें तो इसके कई राजनीतिक मायने हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये अनायास नहीं कहा, जबकि इस घटना को हुए 3 दिन हो चुके थे। इसके बिल्कुल। बाद उनका ये बयान आता है। एक छोटे से सवाल पर उन्होंने बहुत ही छोटा और बहुत सधा हुआ खुला जवाब हुआ दिया जवाब दिया था। कि जी, कि उनको प्रणाम है और हम उनके साथ अगर कुछ भी ऐसी घटना हुई है तो उसकी जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे सजा भी दी जाएगी। और स्वामी जी से अनुरोध है कि वे अपना स्नान करें और संगम में बिल्कुल अपनी जो बिल्कुल। उपस्थिति है उसे पूर्ण रूप से दर्ज कराएं। हालांकि वो ये माने बहुत ही नहीं है अभी तक, संतुलित बयान। हालांकि वो उस बयान के बाद अभी तक उन्होंने रजामंदी नहीं दी है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है जितेंद्र जी, ये बहुत ही रोचक हुआ है और इसमें सभी राजनीतिक दलों ने, पूरे संत समाज के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की है। अखिलेश का भी बयान आया है, लेकिन अभी तक मायावती का कोई बयान नहीं कोई आया बयान है। नहीं आया है। और वो हालांकि इन सब मामलों से अपनी पार्टी को, अपने आप को अलग रखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अगर सवर्णों की बात होती है तो निश्चित रूप से मायावती अपना बयान जारी करने से चूकती नहीं है। तो ये यूपी की राजनीति को बहुत ही रोचक बनाने वाला घटनाक्रम है। और संघ, हालांकि इसका एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि जो प्रयागराज का मेला क्षेत्र है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है और ये बहुत ही, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। धर्म की अपनी एक जो है वो मर्यादा है। इसी तरह राजनीति का अपना एक धर्म होता है। अटल जी की वो बात बहुत फेमस है जिसको उन्होंने बार बार कहा था और अपनी पार्टी के अंदर लागू करने की अनिल जी, कोशिश भी की थी। निर्मल जी, अनिल सिंह सागर जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी दिल्ली की राजनीति बड़ी जी करीब से देखते हैं और आपके नमस्कार। पुराने मित्र भी हैं। मैं चाहूंगा जी कि जी उनका स्वागत हम करें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जितेंद्र। आज आपके थैंक यू। पुराने साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी, जो कि दिल्ली में राजनीति में हाँ, आपके साथ लंबे समय तक समय बिताया है, अभी यूपी की राजनीति में बड़ा धन्यवाद स्नान निर्मल जी, करते हैं। थैंक यू। हाँ, निर्मल जी जी से बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है और ये जमीन पर काफी काम कर रहे हैं। पानी पर, खेती पर, किसानी पर और पत्रकारिता में तो ये काम सक्रिय है ही। अनिल जी, जैसा हम और चर्चा कर रहे हैं अनिल आज जी, यूपी की बहुत बहुत राजनीति को नमस्कार। लेकर, हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं कि जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। हालांकि कोई सीधा संदेश नहीं दिया जाता, लेकिन एक मैसेजिंग हो जाती है उनकी कि कहीं है दोनों के बीच में खींचतान है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे भी बात करेंगे हम। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानबाजी होती है, अभी हालिया बयान देखी हमने कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कालनेमी तक उन्होंने बोला, हालांकि नाम नहीं लिया शंकराचार्य का, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने उसको सबोटाज कर दिया, ये कह दिया कि ये प्रणाम करते हैं, साधुवाद है उनको, और कोई अगर गलती हुई है तो हम अधिकारी पर चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि दोनों के बीच ये पहली बार ऐसा मौका नहीं कि जब इस तरह के बयान सामने आए? उससे पहले भी हमने देखा 2024 में, जब उन्होंने कहा था कि संगठन सबसे बड़ा है, पद बड़ा नहीं है। दिल्ली की राजनीति में इन दोनों के जो बयानात हैं वो किस तरह देखे जाते हैं? क्या कोई पार्टी के अंदर एक धड़े बने हुए हैं दोनों के, या कुछ अलग चीजें चल रही है पार्टी में? आप किस तरह देखते हैं दिल्ली की राजनीति में इसको? देखिए, अभी 4 दिन पहले वापस लौटना पड़ेगा। जी। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी थी।
जी। जितेंद्र, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कैमरे शाइन कर रहे थे योगी योगी आदित्यनाथ के। आदित्यनाथ पर हमने देखा, बिल्कुल। हर आदमी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, सेल्फी खिंचवाना चाहता था। ये सत्ता की एक जरूरत होती है कि कहीं पर एक्शन हुआ है तो किसी दूसरी पिच पर रिएक्शन होगा। तो ये सत्ता संतुलन का खेल है। अब वो मैदान बाबा योगी आदित्यनाथ का नहीं था जहां उनके लिए कैमरे चमक रहे थे। तो जाहिर है कि कोई सत्ता का एक धड़ा तो ये महसूस करता होगा कि भाई ये इसकी पिच नहीं थी जहां ये खेल के चले गए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता का संतुलन का खेल है, जो बाकी लोग जो हैं, चाहे मौर्य जी हो चाहे बाकी लोग हों, जो भी विरोधी धड़ा है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हो जाएं कि हम्म। हर तरफ सिर्फ वही नजर आए। वही नजर आए। अब उनको, अब उनका योगी आदित्यनाथ के साथ एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि वो एक तरफ तो नेता हैं, दूसरी तरफ वो साधु भी हैं, साधु भी साधक हैं। भी हैं। और साधक समाज, साधु समाज में उनका सम्मान भी है, बहुत सम्मान है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति में उनके बाद अगर किसी का सम्मान है, या मैं या ये कहूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी का सम्मान माना जाता है, तो अमित शाह को भी साधु समाज बहुत सम्मानित तरीके से देखता है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को बहुत सम्मानित तरीके से देखता है। तो अब मैंने तीन जो नाम ले दिए हैं, इन तीनों में सत्ता का संतुलन क्या है ये आप भी जानते हैं और देश की बिल्कुल। जनता भी समझती है। जानती कितना है ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन समझती है। तो शायद ये कहीं ना कहीं पपेट शो वाला खेल है कि अगर कहीं किसी पिच पर उन्होंने बैटिंग कर दी है तो भाई तुम कुछ नहीं तो फुटबॉल के ग्राउंड में ही शोर मचा दो। लेकिन आपको लगता है कि यूपी में ही दोनों के बीच जिस तरीके से सत्ता का संघर्ष चल रहा है, आपसी मतलब, हालांकि डायरेक्ट नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली वाद विवाद होता है इन दोनों के बीच में। कभी योगी आदित्यनाथ जमकर कहते हैं कि तारीफ करते हैं मोदी जी की, अमित शाह जी की। वहीं उसके तुरंत बाद केशव प्रसाद मौर्य सामने आ जाते हैं, वो तारीफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये रेस लगी हुई है कि हायर कमान को किस तरीके से बांध के चला जाए, या उनके किस कौन करीब रहना चाहता है। दोनों में से ये भी संघर्ष चलता रहता है। देखो, राजनीति में हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम्म। अब लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ लंबे समय से ताज उनके सिर पर सुशोभित है, माथे पर सुशोभित है, ये राज तिलक का अवसर उनको भी मिलना चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी उनको मिलनी चाहिए। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और संगठन को, संगठन का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय हम्म। स्वयंसेवक संघ के जो बिल्कुल। शीर्ष नेतृत्व हैं उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चाहिए। और उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है आज आप पूरे देश में लोगों को दिखाते और बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मॉडल, अब मैं आपको बता दूं कि अभी जब बिहार के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा अगर जिस चर्चा में स्टार कोई था तो प्रचारक यूपी की मॉडल मांग था। थी, तो बिल्कुल उसमें उसमें उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा थी। और जिस स्टार प्रचारक की मांग थी उसमें योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि जिन्होंने यूपी मॉडल को बहुत हद तक अपने यहाँ अपना लागू लिया किया है। है, वो भी बिल्कुल। उन्होंने भी अपने यहाँ बुलडोजर बाबा और वो सब तरीके अपनाए हैं। और जो एक एक सख्त इमेज है, जो सत्ता की एक सख्त इमेज है, उसको अडॉप्ट किया है, खासतौर से उस वर्ग के लिए जो जिस वर्ग ने राज्य में अराजकता मचाई है। तो वही यहाँ इन्होंने किया है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि अगले चुनाव तक जितेंद्र कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन जो है ना वो बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। उनको जमीन से लेकर के और आसमान तक में उड़ रही चिड़िया और हवाई जहाजों को गिनने का एक हुनर आता है। राजनीति में हुनर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। दिल्ली में भी जो बड़े कई नेता हैं उनको बहुत अच्छे हुनरमंद हैं, वो जानते हैं कि किसको कब कहाँ कैसे टैप करना है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत सुरक्षित हैं, और वो ये सब चीजें चलती रहेंगी। और ये निर्मल जी, मुझे लगता है कि निर्मल जी, मैं संतुलन थोड़ा में निर्मल बनता जी से रहेगा। चर्चा करना चाहूंगा इस विषय को हाँ। लेकर। जिस तरीके से हमने देखा है अभी कि जो समाजवादी पार्टी है, मायावती है, दोनों ने ब्राह्मण समाज के जो नेताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं एक साधने का प्रयास किया है। दोबारा से दोनों की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ आए, उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनको लेकर भी चर्चाएं बहुत रहती है। ओवैसी नया फैक्टर निकलकर सामने आने वाले हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव में ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं?
जितेंद्र जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो यूपी में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कामयाब रही है कि यहाँ की राजनीति को जातियों के बॉक्सेस से बाहर कर लिया है। अब यहाँ पूरी तरह से अखाड़ा धर्म बना हुआ है। और अगर वैसे ही हम एक माइनॉरिटी के तौर पर ये बात जरूर सोच सकते हैं, माइनॉरिटी के एंगल से जहां तक अगर हम अगले वर्गों की बात करते हैं, खास तौर से हिंदू समाज में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत है इस बात को लेकर कि किसी भी तरह का कोई डेंट लगने वाला है, कम से कम अगले वर्ग को लेकर। अगली जातियां जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, अभी भी इसमें किसी तरह की कोई दो राय हम नहीं देख पा रहे हैं। बट लेकिन जहां जिस तक तरीके से पिछड़ों की लगातार बात बयान है, आते रहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमने देखा जब मीटिंग हुई तो शिवपाल यादव ने बयान दिया कि हमारी तरफ आए, उचित सम्मान मिलेगा, उचित स्थान मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। तो क्या ये एक दाना डालने का प्रयास है चुनाव में ब्राह्मणों को कि वो अगर यहाँ से खुश नहीं है तो हमारी तरफ आ जाएं? इसी तरह मायावती भी करना चाह रही है, वो दोबारा सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बिंदु पर आना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो स्ट्रेटजी है वो एक तरह से जातियों के बॉक्सेस से यूपी की राजनीति को बाहर लाना, इसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। अब बाकी जो राजनीतिक दल हैं, आप अगर अखिलेश का पीडीए देखें, ये फिर से उसी तरफ जनता को ले जाने का एक तरीका है जिस रास्ते से लेकर आने के लिए वापस लाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही थी। तो पीडीए क्या है, ये भी जातियों पर आधारित एक जो है फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला है। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक जो वर्ग है जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ये भ्रम दूर होना चाहिए था और जनता ने ये भ्रम दूर करने का अपना पूरा प्रयास किया। मुझे नहीं मालूम मायावती कितना इस भ्रम को दूर कर पाई हैं। वो इन सभी राजनीतिक दल यानी गैर बीजेपी दल जितने हैं, वो इसी कोशिश में लगे हैं कि जितने भी समाज के लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या फिर ओबीसी के तमाम जो वर्ग जातियां आती हैं, उनमें नाराजगी स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अगर आप ओबीसी में देखें तो एक तरह का वैक्यूम आया हुआ है और अखिलेश में उस तरह की नेतृत्व क्षमता अभी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी जो बयानबाजियां हैं, पार्टी का संचालन करने की जो उनकी उनका अपना तरीका है, उससे पार्टी के भीतर ही बहुत ज्यादा निराशा है। जो पुराने नेता हैं, अगर आप देखें सीनियर वर्ग के जो लोग हैं, वो भी एक तरह से एक एक करके दूर होते चले जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति हम सब देख ही रहे हैं। तो एक तरह से निर्वात की स्थिति बनी हुई है विपक्ष को लेकर, और इसमें अब खींचतान इस बात को लेकर चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति मुक्त कर देती है और धर्म के ग्राउंड पर, धर्म की देखिए, बेस पर आपको अगर इस लगता है राजनीति अनिल जी और निर्मल जी, दोनों से मेरा सवाल है, आपको लगता है कि जो जात धर्म की राजनीति है उससे कहीं ना कहीं पार्टियां निकल पाएंगी? आपको लगता है दोनों को इस तरीके से? एक एक करके नहीं जवाब नहीं, दें। निर्मल निर्मल, मैं निर्मल की जो बात है उसको मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से डिफाइन करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से जो राजनीतिक मंच है, मंच पर ये झुठलाने का पूरा प्रयास किया है कि हम राजनीति नहीं करते हैं जाति की। जाति की, जाति की ठीक। राजनीति, जाति हम्म। के बॉक्स से बाहर निकल के सोचो। लेकिन इस देश में जाति की राजनीति ही होती है। बिल्कुल। ये ये बात वो जमीन पर लागू करते हैं और वो जमीन पर वो चल रही है। जैसे अभी निर्मल ने बताया कि ओबीसी में एक वॉक्यूम आया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि नॉन यादव, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब यादव, तो यादव। नॉन यादव ओबीसी को अपने खेमे में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सवर्ण, नॉन ब्राह्मण, तो उन्होंने ब्राह्मण को लिया। लेकिन जहां उनको लगता है, और ब्राह्मण को ये पता है कि उनको कहीं और नहीं जाना है, ब्राह्मण हो सकता है थोड़ा बहुत डिवाइड हो मायावती के कुछ कैंडिडेट्स को, लेकिन एक एन ब्लॉक कहीं पड़ रहा है ऐसा नहीं है, और ऐसा ना ही नहीं। पड़ेगा। क्योंकि उनको उनको ये बात समझ में आती है कि हिंदुत्व, राम मंदिर और ये सारी चीजें, उससे वो मुंह नहीं चुरा सकते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सही है, ये सही है कि सत्ता में भागीदारी का जो सक्रिय फार्मूला है या जो सक्रिय कैप्सूल है, शायद वो उनको नहीं मिल रहा है, उनके कुछ नेताओं को नहीं हालांकि मिल वो रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि इस मिथ को तोड़ा जाए कि जातियों के जरिए ही चुनाव लड़ा जाता है, कास्ट के जरिए ही चुनाव लड़ा जाता है। शायद तोड़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं इसको। नहीं जितेंद्र, वो तो संभव ही नहीं है। भारत की राजनीति में आप जाति के बिना चुनाव क्या कुछ भी नहीं कर सकते। जाति के बिना चुनाव तो कतई नहीं लड़ सकते। राजनीति में जाति का बहुत बड़ा योगदान है, था और रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको विकास के साथ ऑल्टरनेटिव एक एक प्लेटर दिया है, ताकि मतदाता को भ्रमित करके उसको सिर्फ जाति तक बंधे ना रहने दिया जाए।
लेकिन अंदर से अंदर खाने वो इस तैयारी को करती है कि अगर यहाँ पर 40,000 वोट मान लीजिए यादव हैं, तो कुछ ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए कि सारे एक तरफ ना जाएं। आ जाए। अगर कहीं पर पता चला कि 1.5 लाख ब्राह्मण हैं, तो ऐसा फार्मूला किया जाए कि वो उनको मिल जाए या वो डिवाइड हो जाए। तो ये तो तय है कि जाति को जाति से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन इन्होंने उसका मंच पर एक विकास का परसेप्शन दिखाया है, और वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। वही। लोगों को निर्मल जी, अच्छा आपका लगता क्या है कहना है जब वो इस मुद्दे को लेकर, जो जिस जब वो बात को बड़े अनिल हाईवे जी पे कह रहे जाते हैं? हैं, बड़े काम देखते हैं, तो अच्छा लगता है उनको। जी। जी बिल्कुल। अनिल जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो बात उन्होंने कही है कि बीजेपी एक तरह से जो कोशिश कर रही है कि जातियों के बॉक्सेस से हम कैसे पॉलिटिक्स को बाहर लाएं। जो बात मैं कह रहा था उसका अगला पड़ाव यही था कि किस तरीके से ये दिखाया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिखाई देती हैं, दिखाई देती पर्दे हैं, के बिल्कुल। पीछे होता कुछ और है, वो तो कुछ सच्चाई और। कहीं और बिल्कुल टिकी बिल्कुल। होती है। तो सच बिल्कुल यही है कि हमारे देश में चूंकि जातियों के जो जटिल समीकरण हैं, उनकी जटिलता और उनकी जड़ों की गहराई को अगर हम देखें, तो हम निकट भविष्य में ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम इवन आप देखें दिल्ली का चुनाव, ये तो यूपी और बिहार की बात हो रही है, दिल्ली के चुनाव में भी हमने इस बात को हर चुनाव में ये महसूस किया कि बिल्कुल 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 इलाकाई आधार पर भले ही वो जाति ना बिल्कुल। हो सीधे तौर पर, लेकिन पूर्वांचल गैर पूर्वांचल यानी किसी ना किसी एक वर्ग में पंजाबी। ये बटा हुआ है मामला। ठीक तो बात है। वैश्य समाज जाति है, पंजाबी राजनीति समाज है, हमने देखा दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव होता है, मुस्लिम वर्ग का जो वोट है वो अलग, दलित कई सीटें बिल्कुल ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं बिल्कुल, और बीजेपी को नुकसान होता है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से अब यूपी की जब हम बात कर रहे हैं और उसमें खासतौर से केंद्र बिंदु में जब केशव मौर्य और योगी हैं, तो मुझे लगता है कि इस एक इक्वेशन को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी विद इन द पार्टी जो स्ट्रगल चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बहुत असुरक्षा का भाव छुपा हुआ है। जैसे ही योगी और केशव मौर्य के बीच में टकराव थोड़ा सा दिखता है, तो इन सभी राजनीतिक दलों को अपने लिए एक स्पेस बनता हुआ दिखाई देने बनता लगता हुआ है। दिखता है, और बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार इस चीज को पिछले कई सालों से महसूस कर रहा हूं कि ये एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा मौका दिया जाए, बयानबाजी हो जाए और एक बड़े मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाए, और ऐसा होने में करने में बीजेपी सफल भी रहती है। कई बार ऐसा हुआ है, तो मतलब इस आपका बार ये का कहना यही है पूरा कि मामला है। बीजेपी में अगर वैक्यूम क्रिएट होता है किसी मुद्दे को लेकर, तो बीजेपी जो दूसरे दल हैं उनको इस पे रास्ता नजर आता है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेकिन सब कुछ इसीलिए बीजेपी में बहुत इसीलिए जितेंद्र, मैं कहूंगा इसीलिए कि जनता भ्रम में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता जनता भ्रम भ्रमित में ना ना हो, आए, नेता भ्रम में बने रहे। बने रहे। और ये मेरा नजर आखिरी नजर सवाल आप रखे। लोगों से, दोनों से यही है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में दोनों के अलग हम देखते हैं प्रशासन बनाए गए हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सत्ता और संगठन सबसे बड़ी चीज है, तो वहीं जो योगी आदित्यनाथ है वो कहते हैं शासन सब मजबूत होना चाहिए। तो दोनों को लेकर इस बार सेंटर में जो बड़ी लीडरशिप है दिल्ली की, उसमें क्या चर्चाएं होती हैं? अनिल जी और निर्मल जी, अगर आप कुछ थोड़ा रोशनी डालते हैं कि ये आखिरी प्रश्न है मेरा आप लोगों से। जी मैं चाहूंगा अनिल जी पहले इसका जवाब दें, मैं फिर इसके बाद में बोलूं। देखो जितेंद्र, थैंक यू निर्मल। जितेंद्र, बड़ी सीधी सी बात है, अगर सत्ता आदित्यनाथ के पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है, तो इसका मतलब ये है कि उनका संतुलन भारी है, स्पष्ट है। नहीं तो केंद्रीय नेतृत्व तो एक दिन में उनको विदा कर देता। लेकिन जिस तरीके से लेकिन कैसे पता है मौर्य लगातार प्रधानमंत्री से मिलते हैं आके, अमित शाह से मिलते हैं आकर, कहीं ना कहीं योगी वो आदित्यनाथ भी कैसे अलग। मिलते हैं। हाँ नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ भी मिलते हैं, और वो भी पार्टी के नेता हैं, और हाँ। पार्टी के बड़े नेता हैं। हालांकि वो कितने मतों से जीते हैं, क्या हुआ है, वो सब जनता देख चुकी है, आप भी जानते बिल्कुल हैं, पूरा बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया जानती है। लेकिन अब वो कितने बड़े नेता हैं, वो जमीन पर सब देख चुके हैं। दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, और उन कहाँ गए और क्या हुआ, सब कोमा और बिंदु में सिमट गए। इतिहास लिखा बिल्कुल जाएगा तो बिल्कुल याद बिल्कुल। किए जाएंगे कि सही एक बात। साहब थे जिन्होंने 15 साल के मुख्यमंत्री को हरा दिया, और उसके हाँ, बाद खुद वो बुरी तरीके से और हार गए। हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक एक मॉडल था, एजुकेशन मॉडल, जो विश्व में सबसे ज्यादा फेमस था, उसके बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं रहा। तो नहीं ये है, बिल्कुल। राजनीति है, यही राजनीति है भाई। अगर अगर आप, बड़ी सीधी सी बात है, अगर केशव प्रसाद मौर्य में या ये सब सर्वगुण थे, तो वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अब ये कहीं ना कहीं संतुलन जो है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं, वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में झुकती जाती हैं, हैं। उनकी तरफ जाती हैं। इसलिए इसलिए वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक कोई बड़ा अभी सवाल मुझे नहीं दिख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को ये बात पता है
केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा में भी देखा, केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के चुनावों में भी देखा, हम्म। पंचायतों के चुनावों में भी देखा, सब चुनावों में सब देखा है चुनाव में देख चुके हैं। किसका किसका कितना पलड़ा भारी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और अभी फिलहाल इस बयानबाजी स्थिति का, इन सब मजबूत है उनकी चीजों कुल का, मिलाकर देखा जाए तो। निर्मल जी बिल्कुल क्या मुझे कहेंगे लगता आप? है, मुझे लगता है। बिल्कुल। अनिल जी ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाऊंगा। राजनीतिक कद की जब हम बात करें और तुलना केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ की करें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कद है। 2017 के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में राजनीतिक कद को लेकर कोई तुलना की जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद कौन, इस पर चर्चा हो सकती है। किसका कद कितना बड़ा है, इस पर हम विमर्श कर लेकिन सकते हैं। फिलहाल कोई तो कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता कि ये योगी आदित्यनाथ के करीब भी कहीं खड़ा हो सकता हो यूपी की राजनीति नहीं, में। बिल्कुल नहीं। अभी कम से कम ना केवल बीजेपी के अंदर, बल्कि बीजेपी के बाहर भी, यूपी के अंदर अगर हम बात करेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने जो एक पिच तैयार की है अपने लिए, वो बहुत बड़ा है, मैदान बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर आप लखनऊ में बैठकर कुछ समय बिताकर यहाँ की राजनीति को समझें, तो योगी बहुत बड़े दिखते हैं। कई बार हम उसकी तुलना मोदी से करने लगते हैं, यानी वो बिल्कुल तुलना जब बिल्कुल होती है बिल्कुल। तो मजा आता है। लेकिन योगी की तुलना हम किसी और नेता से, यूपी के किसी नेता से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो उनके बेमानी साथ होगी, वो बेमानी होगी इंसाफ कहीं नहीं ना कहीं। होगा। नहीं बिल्कुल जितेंद्र, मैं लास्ट लाइन बोलूंगा। एक्चुअली बिल्कुल क्या है ना, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल। वो दिखता है लोगों को कि ना तो भैया है, ना भतीजे हैं, ना बहू है, ना भौजाई है, ना कुछ है। बस जो भी है वो उठाया झोला चले गए। चले तो गए। नहीं, हम लेकिन तो झोला वो उठा के ठाकुर हैं। चले। लेकिन लोग ये मानते हैं कि योगी ठाकुर हैं। हाँ, अब वो तो देखिए, मैंने क्या बोला संत जरूर है यहाँ लेकिन पर। ठाकुर समाज के संत है। बिल्कुल नहीं नहीं, यहाँ पर कहना पड़ेगा कि जात ही पूछो साधु की। बिल्कुल। तो इसलिए जात रख। जाति तो साधु की चलिए, उसके बहुत साथ जुड़ी शुक्रिया आप हुई है। दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जो चर्चाएं आपने की हैं वाकई में कहीं ना कहीं ये इंगित करती हैं कि यूपी की राजनीति में इस वक्त योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। भले ही तमाम जो बयान है सामने आते रहते हैं, लेकिन मुकाबला उनका करना किसी से वो बेमानी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।